जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मस्बत रुझान देखा गया है और अगर यूं कहा जाए कि किसी हद तक तेजी थी तो गलत नहीं होगा। केएसई 100 इंडेक्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, उसको हम मेजर करते हुए ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आज केएसई 100 इंडेक्स ने 619 पॉइंट्स गेन किए हैं और इंडेक्स 70,909 की सतह पर जाकर बंद हुआ है। डे रेंज अगर हम ओवरऑल देखें तो 70,186 का लो लगाया है इंडेक्स ने, जबकि 70,968 का हाई लगाया है। गुज़िश्ता रोज अगर हम देखें तो इंडेक्स कहीं इसी आसपास बंद हुआ था और तकरीबन माइनस में जाके बंद हुआ था, लेकिन आज इंडेक्स ने 619 पॉइंट्स का जो है गेन किया है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 214 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम आज लगा है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों मिलाकर ये वॉल्यूम है सिर्फ केसी 100 इंडेक्स का। चार्ट की तरफ अगर आप नजर डालें तो चार्ट में आपने देखा कि जब गुज़िश्ता रात, बल्कि यूं कहा जाए कि आज अलग सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, ड्रोन अटैक किए गए हैं इनफैक्ट, तो उस खबर ने मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अपना असर दिखाया इब्तिदा के अंदर और इंडेक्स ने माइनस में जाना शुरू किया, अपने पॉइंट्स लूज करना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल क्लियर होती गई और क्लैरिटी आती गई कि इस हमले का नुकसान नहीं हुआ है और दोनों तरफ इस वक्त ठहराव नजर आ रहा है और इनिशियली ईरान की जानिब से भी कोई रिटेलिएशन इस वक्त नजर नहीं आ रही या उनका कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो मजीद रिटेलिएशन करेंगे। और पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है, पाकिस्तान के जो सेंटिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं, उसको बुनियाद बनाते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक अच्छा डिसीजन लिया आज भी, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इंडेक्स ने आज एक बार फिर नीचे से वापस ऊपर का सफर किया और तकरीबन आज चूंकि फ्राइडे था तो 2.5 घंटे मार्केट ब्रेक लेती है। ब्रेक के बाद फिर मार्केट ने वापस ऊपर की जानिब रुख किया है और 619 पॉइंट्स का आज गेन किया है। ओवरऑल तो वैसे 52 वीक रेंज की बात करें तो 71,092 का हाई है और इंडेक्स ने आज तकरीबन इसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश की और 70,909 पॉइंट्स गेन किए हैं। अगर हम बात करें कि आज कौन कौन से सेक्टर के अंदर पॉइंट्स ज़्यादा गेन हुए हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे सामने है हप्को ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जोड़े हैं, 122 पॉइंट से ज़्यादा हप्को ने लिए हैं, गेन किए हैं। ईफर्ट ने 68 पॉइंट से ज़्यादा गेन किए हैं, मिजान बैंक ने 56 पॉइंट्स से ज़्यादा गेन किए हैं, बीएचएल ने 56 पॉइंट्स गेन किए हैं। इसी तरह ओजीडीसी आपके सामने है, एफएफसी है, यूबीएल है, एंग्रो है, एफएबीएल है, बीएफएल है, इन तमाम स्क्रिप्ट्स ने आज पॉइंट्स गेन किए हैं। और जिन्होंने आज पॉइंट्स लूज किए हैं वो भी आपके सामने हैं। सिस्टम ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स लूज किए हैं, 16.5 पॉइंट्स सिस्टम ने लूज किए हैं, लकी ने लूज किए हैं, आईएसएल ने यूज किए हैं, एससीबीपीएल ने आज पॉइंट्स लूज किए हैं, पीटीसी है, सर्विस है, कैपको है, एफसीसीएल है, बीओपी है, शिफा है, इन सब ने आज पॉइंट्स लूज किए हैं। और जो 616 पॉइंट्स हैं वो डिवाइड हुए हैं इन बड़े स्क्रिप्ट्स के अंदर, जिनका वेटेज भी इंडेक्स में काफी ज्यादा है। ईफर्ट, हबको, एंग्रो, इनका यूबीएल, इनका काफी वेटेज है इंडेक्स के अंदर। तो किन किन सेक्टर्स में अगर हम देखें कि आज थोड़ा काम ज्यादा हुआ है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, केमिकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं और इसके अलावा दीगर सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी काफी ज्यादा देखने में आई है। और अगर हम ये देखें कि पीएसओ, पीपीएल और ओजीडीसी और शेल के जो इंडेक्स हैं वो भी आज हमें पॉजिटिव नजर आए हैं। जुमेरात को हमने देखा था कि, यानी कल के रोज हमने देखा था कि इंडेक्स में तकरीबन 43 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी और 70,290 के पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ था। ऑल शेयर इंडेक्स का अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो उसमें 440 मिलियन से ज्यादा के वॉल्यूम आज बढ़कर 475 वॉल्यूम पर चले गए थे। तकरीबन ये 30-35 मिलियन वॉल्यूम आज गेन किया है। लेकिन वॉल्यूम गेन के अलावा जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है वो आज कमी रिकॉर्ड की गई है। शेयर्स की वैल्यू में आज तकरीबन हमने देखा कि अराउंड 1 अरब रुपए से ज्यादा की कमी देखी गई है। 24.36 अरब रुपए का कल काम हुआ था और आज 23.22 अरब रुपए का काम देखा गया है। 370 ऐसी कंपनीज हैं जहां पर कारोबार में आज लेन देन किया गया है, जिसमें 200 कंपनियां ऐसी हैं जिसके शेयर्स में आज इजाफा हुआ है, उन्होंने गेन किया है। 150 के करीब कंपनियां ऐसी थी जिनकी मालियत में, जिनकी वैल्यूएशन में आज कमी हुई है।
और सिर्फ 21 कंपनियां ऐसी थीं जहां पर हमें इस्तेहकाम देखने में नजर आया है। तो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो आज अच्छे रहे, और ईरान के ऊपर इसराइल का हमला भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सका मार्केट की सूरत हाल को। इनिशियली हमने देखा कि कुछ उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती गई, क्लैरिटी आती गई, न्यूज़ आती गई कि कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होगा ईरान की जानिब से, या अभी तक सूरत हाल सर्टन नज़र आ रही है, तो मार्केट ने एक बार फिर से गेन करना शुरू किया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना इन दिनों वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं। 15 से 20 अप्रैल के दरमियान अ, उनका ये दौरा हो रहा है। 19 अप्रैल तो आज हो चुकी है, कल का आखिरी दिन है। अब उन्होंने मजीद कई अहम मीटिंग्स करनी हैं, वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में भी गए हैं। और आज जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है रॉयटर्स, जो कि एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ एजेंसीज में से मानी जाती है, मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज में शामिल होती है, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और अगर उनके इंटरव्यू का खदुखाल हम जाने तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान जो आईएमएफ के साथ नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा करने जा रहा है, मई जो अगला महीना है उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें तय पाने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। रॉयटर्स के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू किया है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज के साथ जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है उसका भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि रेटिंग्स एजेंसीज के साथ बात करने का मकसद ये है कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, या जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए हमें आसानी पैदा होगी और हमारी पोजीशन बेहतर होगी। वजीर खजाना ने ये कहा है कि $3 बिलियन का जो मुआहदा है वो तकरीबन इस महीने के आखिर में पूरा हो जाएगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म मुआहदे की ज़रूरत है। और उसके लिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि हुकूमत एक वसी प्रोग्राम की ख्वाहिश रखती है, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको बेहतर किया जा सके, रिफॉर्म्स की जा सकें। और रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आईएमएफ की तरफ से भी रिफॉर्म्स का ही हमेशा से कहा जाता रहा है। वजीर खजाना ने ये एक्सपेक्टेशन अपनी जाहिर की है कि आईएमएफ का जो मिशन मई के अंदर पाकिस्तान में आएगा, इस्लामाबाद का विजिट करेगा, और ये वो बेहतर वक्त होगा कि जब चीज़ों को शायद मटीरियलाइज कर लिया जाएगा। अब वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी मीटिंग्स उन्होंने पिछले 4 और 5 दिनों में की हैं, उसकी बुनियाद पर वो चीज़ें यकीनन कर रहे होंगे। उनका असेसमेंट तो बज़ाहिर यही नज़र आता है। ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी थोड़े से हमें बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की अदायगी की है सूद समेत, और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें भी कोई ख़ास कमी रिफ्लेक्शन हमें नज़र नहीं आई है। ये एक और स्टोरी है कि पाकिस्तान के $1 बिलियन जाने के बाद, या $1 बिलियन से ज़्यादा की जो रकम जाने के बाद यूरो बॉन्ड की मद में, फिर भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें कमी क्यों नहीं आई है। एक डिप आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन अराउंड 500 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो लोकल बैंक से खरीदे हैं। यानी पाकिस्तान की अपनी जो मार्केट में बैंक्स हैं, लोकल बैंक्स, उनसे उन्होंने $500 मिलियन खरीदे हैं। और $500 मिलियन का कर्जा इनको किसी गैर मुल्की प्लेयर ने दिया है। अब वो गैर मुल्की प्लेयर कौन है, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ये अभी तक वाजे नहीं हो सका है, क्योंकि ये सब तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सोर्सेज के थ्रू अभी तक सामने आई हैं। ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान ने अभी कोई इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है, ना ही स्टेट बैंक की जानिब से कोई भी अभी तक बात सामने आई है कि यूरो बॉन्ड की अदायगी के बावजूद पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें डिप क्यों नहीं आया है। इनफैक्ट जो नंबर्स स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं उसमें तो वो कुछ मिलियन डॉलर्स इजाफा ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हुआ है। और वजह साथ में ये बताई जा रही है कि क्योंकि रेमिटेंसेस बेहतर रहे हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो इस वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो स्टेबल नजर आ रहे हैं। अब अगर हम ये बात करें कि किस वॉल्यूम का पाकिस्तान चाहता है, या किस हजम का आईएमएफ प्रोग्राम चाहता है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। इसी इंटरव्यू के अंदर जो रॉयटर्स को मोहम्मद औरंगजेब ने दिया है उसमें उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने बिलियन डॉलर्स का प्रोग्राम पाकिस्तान चाहता है। और जाहिर है ये बहुत ही प्री मेच्योर होगा कहना उनके लिए भी
कि अभी पाकिस्तान को कितने पैसे चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान को हर साल तकरीबन $25 बिलियन से ज़्यादा के बैरूनी कर्जों की अदायगी करनी है सूद की मद में, और ओवरऑल जो हमें पेमेंट्स देनी है। तो ये बहुत अनसर्टेन नज़र आता है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन समहाउ पाकिस्तान को जो सूरत हाल दरपेश है उसमें सबसे पहले तो IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। ये वजीर ख़जाना बहुत बार कह चुके हैं, इससे पहले वाले वजीर ख़जाना भी कह चुके हैं, और ये बिल्कुल वाजह है, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, कि पाकिस्तान को अगर IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं तो दीगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी तरफ से पाकिस्तान को यकीनन पैसे मिलेंगे। इसी सिलसिले में हमने देखा है कि चीन की तरफ से जो कर्जे रोल ओवर किए गए हैं, सऊदीज की तरफ से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स किए गए हैं, या 1.2 या 1.5 बिलियन डॉलर्स की जो ऑयल के लिए हमें पैसे दिए गए हैं, वो भी हमें नजर आता है कि पाकिस्तान को उससे इस्तेहकाम मिल रहा है। और इसी इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया है कि शायद पाकिस्तान ग्रीन बॉन्ड के लिए बैन अवी कैपिटल मार्केट में वापस आएगा। उन्होंने यकीनन इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान वापस आएगा, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान जल्द ही इसमें वापस आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी जो इमिजिएटली चीज़ें दरकार हैं या दरपेश मसाइल हैं, उसमें सबसे पहले तो एक नए प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुआहदा होना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म मुआहदा पाकिस्तान ये चाहता है, 3 से 4 साल का मुआहदा होना ज़रूरी है। उसके लिए भी प्री रेक्विजिट्स ये हैं IMF की तरफ से कि पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स नेट के अंदर नए प्लेयर्स को लेकर आना है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आते, और जो फॉर्मल आपका सेक्टर है वही ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। IMF इस बात से हमें खुश नहीं दिखता, और हिस्टोरिकली भी हम देखें तो IMF हमेशा टैक्स रिफॉर्म्स की बात करता रहा है। प्राइवेटाइजेशन की भी साथ में बात हो रही है। उसके ऊपर जाहिर है IMF को तो पाकिस्तान यही चूरन बेच रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं, लेकिन हम लोकली देखें तो हमें उस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स नजर नहीं आ रहे टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का ये हमेशा से मेंटेन करना रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन को तेज कर रहे हैं। SIFC को अगर हम देखें तो उसके थ्रू भी एफर्ट्स पुट की जा रही हैं, लेकिन ये किस हद तक मटीरियलाइज होगा ये आने वाले हफ्तों और महीनों में जाहिर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में वापस आएगा, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा, उसके लिए अभी वजीर ख़जाना ने ये भी कहा है कि ये बहुत कबल अज़ वक्त हो सकता है। पाकिस्तान वापस ज़रूर आएगा, लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर वापस आने का जो उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, उसको अगर हम देखें तो वो तकरीबन ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो 2025 और 26 का जो माली साल होगा उसमें ही कोई ऐसी चीज़ें हो सकेंगी जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में वापस आएगा, कैपिटल मार्केट्स में वापस आएगा, और वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड का इजरा किया जा सकता है। इसी सिलसिले में अगर मैं मजीद आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो सऊदी और बरतानवी हुकाम हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं। अपने 4 दिन के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या इन्वेस्टमेंट के बड़े इदारे हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें सऊदी और बरतानवी फंड्स भी शामिल हैं। सऊदी अरब और बरतानिया के हुकाम से मुलाकातें करने के बाद उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन जगह है जहां पर सरमायाकारी की जा सकती है, बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम देखें तो सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट हैं, उनके CEO से पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने मुलाकात की है, और पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी उन्होंने दावत दी, और वो प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सऊदी अरब का जो वफ्द है वो इस हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर रहा है, और साथ में उससे पहले पाकिस्तान के वजीर आज़म भी सऊदी अरब गए थे। और इसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दियामिर भाषा डैम और N25 जो हाईवे है उस पर फंडिंग की बातचीत की है। अब ये किस हद तक कामयाब हुआ है दौरा, और इसमें कितनी चीज़ें कामयाब होती हैं, ज़ाहिर है ये वक्त आने पे सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसके साथ भी बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के लिए सरमायाकारी की दावत दी है। 2024 में पाकिस्तान के दौरे की मनसूबाबंदी भी इसमें शामिल है। बरतानवी वफ्द यहाँ पर आएगा, और उन्होंने पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के हवाले से भी उन्हें बताया है। साथ ही एक नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है वाशिंगटन के अंदर,
उसके हवाले से भी उन्हें आगाह किया है। तो ओवरऑल हम देखें तो वजीर खजाना ने काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों से मुलाकात की है, और उन्हें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बेहतर हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने देखा था कि मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो डाउनग्रेड कर दी थी, CAA 1 से CAA 3 कर दी थी। अब पाकिस्तान को ये उम्मीद है, पाकिस्तान के वजीर खजाना भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं उनमें बेहतरी आएगी, और इसकी बुनियाद पर ही पाकिस्तान को आगे मजीद मौक़े मिल सकते हैं। इंटरनेशनली होता क्या है कि जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो इन्हिसार करते हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग मोडीज ने पिछले कुछ महीनों के अंदर डाउनग्रेड की थी, अब पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि उनकी रेटिंग्स को पॉजिटिव किया जाएगा, उनकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया जाएगा। और यही एक फैक्टर ऐसा है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस का इजहार करवाएगा। यानी पाकिस्तान के ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंस होगा कि उनकी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, तो इन्हें पाकिस्तान को कर्जा देने में मुश्किल नहीं होगी। IMF दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल इंगेज किए हुए है, और पाकिस्तान के साथ वो ताउन कर रहा है, और पब्लिकली भी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, और नए प्रोग्राम की भी ऊपर बात हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। बार 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 एक ही चीज़ बताई जा रही है कि पाकिस्तान को अपने कंट्री की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान को टैक्स नेट में इजाफा करना है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, नए सेक्टर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना है, सब्सिडीज खत्म करनी है, पावर सेक्टर के जो इश्यूज हैं उसे दूर करना है, गैस के जो इश्यूज हैं उसे दूर करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक उसमें ये चीज़ प्राइवेटाइजेशन की भी शामिल है कि जो लॉस मेकिंग एलिफेंट्स हैं उन्हें भी आपने अपने ऊपर से उतारना है। स्टेट ओन एंटिटीज जितनी हैं उनको आप डीरेगुलराइज करना शुरू करें। यानी मार्केट को वो समझते हैं कि फ्री फ्लोट होना चाहिए, और इस फ्री फ्लोट होने के नतीजे में होगा ये कि पाकिस्तान जाहिर है अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। और दुनिया में जहां भी ये देखा गया है कि फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो यही होता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू, और जो आपके लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में आके काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, और इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होती है। इससे कंपटीशन का माहौल बनता है, कंपटीशन के माहौल के साथ साथ जॉब क्रिएशन होती है। तो ओवरऑल देखें तो किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी और हेल्दी एक्सरसाइज होती है कि फ्री मार्केट वहाँ पर हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पर आएँ, ये किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तान अभी यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान लोन्स नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान को लोन्स ऑलरेडी बहुत सारे मिल चुके हैं, और अब मजीद लोन्स लेने की पाकिस्तान के अंदर उस हद तक गुंजाइश बची भी नहीं है। और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी पाकिस्तान को सिर्फ लोन्स नहीं देना चाहते, और जो दे रहे हैं वो भी इंतहाई सख्त शराइत के ऊपर दे रहे हैं। हमने देखा है कि चाइनीज कमर्शियल बैंक्स के ऊपर या चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पाकिस्तान को कर्जे मिले हैं वो बहुत ही महंगे कर्जे पाकिस्तान को मिले हैं, और इवेंचुअली पाकिस्तान को वो अदायगी करनी होगी। और चाइना के साथ हमारी जो रिलेशंस अभी तक रही हैं उसमें जाहिर है हमारा उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसमें कभी ना कभी हमें चाइना की सपोर्ट दरकार होती है, और चाइना ने हमेशा से ही तकरीबन पाकिस्तान के लिए अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ नेशनल को टारगेट किया गया है, और चाइनीज़ इंजीनियर्स की अगर हम बात करें या चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात करें तो उनको भी यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके सब के बावजूद, इन तमाम तर इंसिडेंट्स के बावजूद, चाइना ने अभी तक अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा है और पाकिस्तान के साथ ताउन को जारी रखा है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बहुत मामूली हद तक बढ़ी है, 0.05% इसका इजाफा हुआ है। और स्टेट बैंक में जो जुमे को अपने नंबर्स बताए हैं उसमें 13 पैसे की कमी बताई गई है, और डॉलर आज जब बंद हुआ है तो 278 रुपये 71 पैसे पे बंद हुआ है। जुमेरात को हमने देखा था कि डॉलर 278.44 पे बंद हुआ था। एक अहम पेशरफ्त जो हुई थी उसमें सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के जो IMF के डायरेक्टर हैं
उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था, और साथ में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार ज़रूर हैं, लेकिन मौशी इस्लाहात का जो पैकेज है वो कर्ज प्रोग्राम के हजम से कहीं ज़्यादा है। मतलब उनका ये था कि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करनी चाहिए चीज़, वो माशी इस्लाहात करनी चाहिए। कर्ज प्रोग्राम तो उसके बाद किसी ना किसी हद तक मटीरियलाइज हो ही जाएगा। इसी तरह अगर हम गोल्ड की बात करें तो सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जो नंबर जारी किए हैं उसमें तकरीबन 500 रुपये का इजाफा देखा गया है। एसोसिएशन के मुताबिक जो फी तोला सोना है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया है। 2,50,700 रुपये तकरीबन ढाई 1 तोले की कीमत इस वक्त हो चुकी है, 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की जो कीमत है उसमें 429 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और 10 ग्राम सोने की कीमत 2,14,935 रुपये पर जा पहुंची है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए हैं। लेटेस्ट रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कैपको, डीजी के, पीपी और ट्रिप एफ, इसके अलावा साजगार है जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स बताए हैं। और उन रिजल्ट्स में हम देखें तो पीपीपी जो एक कंपनी है, पेपर की एक कंपनी है जो पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कहलाती है, रवा साल के थर्ड क्वार्टर के इन्होंने अपने रिजल्ट्स जारी किए हैं। अर्निंग पर शेयर इनका 5 रुपये 81 पैसे रहा है, जिसमें से इन्होंने 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। साथ ही साथ साजगार ऐसी कंपनी है दूसरे नंबर पे जिसने अपने थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट्स दिए हैं, और 50 रुपये 20 पैसे की इनकी अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर के अंदर रही है। और साथ ही साथ इन्होंने भी 8 रुपए के डिविडेंड अनाउंस किया है। ये बहुत अच्छी कंपनी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है। तकरीबन 80-82 रुपए के अराउंड ये शेयर था, और अब ये तकरीबन 500 550 से ज़्यादा का 550 से ज़्यादा ये क्रॉस कर चुका है। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि साजगार कंपनी जा रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर इसकी प्राइस हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई बाइंग एंड सेल कॉल नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र आ रही है, और अपने वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड कर रही है साथ साथ डिविडेंड की सूरत में। तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और अपने फ़ायदे के अंदर लोगों को भी इंक्लूड करें, उनके साथ अपना फ़ायदा शेयर करे, तो लोग और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है, और उस कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और शेयर उनके बाय किए जाते हैं, और इवेंचुअली उसकी प्राइस ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई के रूल के मुताबिक ऊपर से ऊपर चली जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इस हफ्ते में अगर हम देखें इस ग्राफ के मुताबिक, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। फॉरेन प्लेयर्स की जानिब से हमें बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा बाइंग 18 अप्रैल को की गई है। ये अभी अनक्लियर है कि इसमें किस की तरफ से ये बाइंग हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पाक सुजुकी मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी की तरफ से उनसे शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, और ये 22.9 मिलियन डॉलर्स का तकरीबन यहाँ पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है। और नेट की अगर हम बात करें तो 23.3 मिलियन डॉलर्स की बाइंग हुई है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। उन्होंने 4,07,053 डॉलर का माल खरीदा है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बेचा है माल। और इसके बाद हम देखें तो आज 19 अप्रैल को भी फॉरेन कॉरपोरेट्स की जानिब से 5.4 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी कुछ बाइंग की गई है। अलबत्ता फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी तरफ से सेलिंग देखने में आई है। लोकल डाटा को अगर हम देखें तो लोकल डाटा में हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही दिखाई दे रही है। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ सेलिंग दिखाई दे रही है। पीपी लीपी की डाटा को अगर हम क्रॉस मैच करें तो पाक सुजुकी मोटर्स की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हमें यही दिख रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग दिख रही है। तो इंडिविजुअल्स की जानिब से सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें दिख रही है 19 मिलियन से ज़्यादा की। और ये वही इंडिविजुअल्स हो सकते हैं मुमकिन तौर पर जो पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो अब अपने शेयर्स बेच रहे हैं कंपनी को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेलिंग्स चल रही हैं। आज भी सिर्फ ब्रोकरेज फर्म्स के अलावा
किसी ने भी या अदर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी ने भी बाइंग नहीं की है, सब ने ही बेचा है। स्मार्ट मनी को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मार्ट मनी, लोकल स्मार्ट मनी जो है वो बेचती हुई नजर आ रही है। एनबीएफसी को देखें, म्यूचुअल फंड्स को देखें, इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, कंपनीज को देखें या बैंक्स को देखें, डीएफआईएस को देखें, तो सब ही माल बेच रहे हैं, सिवाय ब्रोकरेज हाउसेस के और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के किसी ने भी आज माल नहीं खरीदा है। तो लोकल इन्वेस्टर्स माल बेच रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स माल खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है और लोकल इन्वेस्टर्स को नहीं पता, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है, लोकल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। और शायद पाकिस्तान के अंदर भी बेहतरी आ सके। मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है और यहाँ से हो सकता है करेक्शन भी हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई करेक्शन देखने में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो वजीर ख़जाना जो मीटिंग्स कर रहे हैं इंटरनेशनली फोरम्स के ऊपर, वाशिंगटन में जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और अगर उन मुलाकातों के अंदर जो बातें हो रही हैं वो मटीरियलाइज हो जाती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आने वाले महीनों के अंदर बहुत ही इनफ्लोज आएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूम मिलेगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूम मिलने की वजह से जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद मजीद बहाल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब एतमाद बहाल होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। तो उस बुल रन से उस वक्त वही लोग फायदा उठाएंगे जो आज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। गो के पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अभी ऑल टाइम पर है, लेकिन उसका पी रेशो, पी मल्टीपल अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अभी भी 2017 या 18 के नंबर्स को पाकिस्तान की मार्केट नहीं पूरा कर सकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो अभी भी बहुत बड़ा गैप बाकी है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा सकती है, अगर हालात साजगार रहे और पाकिस्तान ने जो रोड मैप अपनाया है उसको बाकायदा तौर पे फॉलो किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया, तो पाकिस्तान के आने वाले दिन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, मईशत में सुधार आ सकता है। और यकीनन चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को काबू पाया जा सकता है। वजीर ख़जाना इस बात का वक्तन फ़वक्तन इजहार भी करते रहे हैं और उनका अपना पोर्टफोलियो ऐसा है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, पर्सोना ऐसा है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स उनकी काफ़ी बेहतर है। लोग उनसे इंगेज करते हैं और जब वो कोई बात कर रहे हैं तो लोग उन्हें सीरियस भी ले रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा इंटरव्यूज की हद तक तो अभी हमें नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यकीनन इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत होगी। जो जो चीज़ें इसमें आप देखना चाहते हैं वो लाजमी बताएं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो बनाने के सिलसिले को कंटिन्यू करूं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।